हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने एक्सेस करना है तो या तो उसके लिए किसी तरीके की आपको फीस देना पड़ेगी या फिर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने जो भी एग्जामिनेशन पर टारगेट कर रहे हैं उसकी तैयारी वेल गाइडेड मैनर में कर सकें, स्मार्ट एफर्ट्स के साथ में कर सकें और कंफर्टेबली आप लोग अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर सकें और अपने पद या फिर अपना पोस्ट या फिर अपने सिलेक्शन को ले सकें। इससे समाज में आपका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और साथ ही साथ जिन पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो उन पर काम करते हुए देश की तरक्की और उन्नति के प्रति आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट के साथ में हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे प्रीएम्बल और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम लोग ने अपना जो डिस्कशन हमारा अभी चल रहा है इसमें हम लोगों ने जो की वर्ड्स थे प्रीएम्बल के उनका क्या सेंस बनता है या किस मीनिंग, उनका क्या मीनिंग जो है प्रीएम्बल में बनता है, किस सेंस में उनका इस्तेमाल किया गया है, किस विजन के साथ में उसका इस्तेमाल किया गया है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़कर ख़त्म किया था। आज उसी के आगे हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल के साथ में अपने सेशन की शुरुआत करेंगे और वो इंपॉर्टेंट सवाल है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल, या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की इसका औचित्य, आखिर इसका क्या सेंस बनता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस बनता है, प्रीएम्बल आखिर क्यों डाली गई और प्रीएम्बल डालने से आखिर क्या हो गया, अगर हमारा जो संविधान है उसमें अगर प्रीएम्बल ना होती तो क्या होता, वगैरह वगैरह। इस तरीके के कुछ सवाल वगैरह हैं जिनका जवाब हम लोग आज के सेशन में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, मज़ेदार है एंड येट अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड रेलेवेंट है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। सब्जेक्ट हमारा जनरल स्टडीज़, उसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आज का जो टॉपिक या थीम रहने वाला है आज के सेशन का वो रहने वाला है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की उसका औचित्य। चलें शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन कर लिया था कि जो हमारी प्रीएम्बल है या फिर जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है इसमें हमारे संविधान की बेसिक फिलॉसफी को लिखा गया है और फंडामेंटल वैल्यूज़ वगैरह जो हमारे संविधान में हैं, जिन वैल्यूज़ के बेसिस पर जो है हमारे संविधान में किसी भी प्रावधान वगैरह को डाला गया है उसके बारे में आपको हमारी प्रस्तावना में पढ़ने को मिलता है। या फिर हमारी प्रस्तावना जो है संविधान की या जो हमारा प्रीएम्बल है अगर आप उसको पढ़कर ख़त्म करेंगे तो उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ आपको समझ में आएंगी। अब चाहे वो आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो या पॉलिटिकल फिलॉसफी हो, मॉरल वैल्यूज़ हो या फिर मॉरल आपकी फिलॉसफी हो, रिलीजियस वैल्यूज़ हो, रिलीजियस फिलॉसफीज हो, जो भी आप मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में जो भी बातचीत की गई है, जो भी प्रावधान वगैरह डाले गए हैं वही क्यों डाले गए हैं, उनके पीछे का भाव क्या है, वो सारी की सारी बातचीत आपको वो सारा का सारा लॉजिक या तर्क आपको प्रीएम्बल पढ़कर समझ में आ जाता है। प्रीएम्बल पढ़कर आपको वो बात क्लियर हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो एक विजन है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रैंड है और बहुत ज़्यादा नोबल है, यानी कि बहुत अच्छे भाव के साथ में हमने जो बहुत बड़ा अपने देश के बारे में एक भाव हमने सोचा है कि भाई इस तरीके का जो है हमको हमारा देश जो है बनाना है, इस तरीके का समाज बनाना है, उसके लिए जो बहुत ग्रैंड और एक बहुत नोबल किस्म का विजन जो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको ध्यान में रखकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा पूरा संविधान बनाया था, उसका एक अच्छा खासा अंदाजा आपको बिना संविधान पढ़े प्रीएम्बल पढ़कर लग जाता है। एक बार आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे, एक पेज की छोटी सी प्रीएम्बल है, पढ़कर आपको समझ में आ जाता है कि भारत देश की संविधान सभा ने कितने, आप ये कह सकते हैं कि पवित्र भाव के साथ में और कितने डेयरिंग के साथ में इतने बड़े देश के लिए, इतने डाइवर्स देश के लिए इतना ग्रैंड और इतना नोबल विजन जो है सोचा था और उसके बेसिस पर फिर उन लोगों ने जो है ये संविधान बनाकर तैयार किया। एक तो आपको ये पता चलता है, दूसरा इस प्रीएम्बल को पढ़कर आपको वो एस्पिरेशन समझ में आते हैं जिनको ध्यान में रखकर, जिन आकांक्षाओं, जिन अपेक्षाओं को रखकर, जिन एम्बिशंस को ध्यान में रखकर हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने संविधान को लिखा था या फिर उन्होंने संविधान को लिखकर तैयार किया था। इस चीज को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुआ करते थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन साहब ने इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है एक लाइन में समेटा है, एक लाइन में, एक कोट में उन्होंने बड़ी अच्छे तरह से इस बात को कहा है। ये कहते हैं द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम्ड ऑफ सो लॉन्ग, यानी कि जो इतने वक्त तक हम लोगों ने सोचा, आज़ादी की लड़ाई के वक्त में भी जब हम लोग सोच रहे थे कि जब देश आज़ाद होगा तो उसको ऐसा बनाएंगे, और जब फाइनली देश की आज़ादी करीब आई और उसके बाद उसका संविधान लिखने के लिए जब हम लोग साथ में बैठे और अल्टीमेटली
जिन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपना संविधान लिखा, उन सारे चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में सोचा, जिनके बारे में सपना देखा और जिनको ध्यान में रखते हुए संविधान लिखा, उन सारी चीज़ों का, वो सारे थॉट्स, वो सारे प्रोसेस, वो सारे सपने, वो सारे ड्रीम, वो सारे विजन और सारे एम्बिशंस वगैरह का रिफ्लेक्शन आपको प्रियम्बल में देखने के लिए मिल जाता है। एक प्रियम्बल, एक पन्ने की पढ़कर दुनिया का ये जो सबसे बड़ा संविधान हम लोगों ने बनाकर तैयार किया है, इसमें आखिर आपको क्या ग्रैंड विजन और नोबल एम्बिशंस दिखने वाले हैं, क्या एस्पिरेशंस दिखने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपने भारत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका अंदाजा आपको यहाँ पर लग जाएगा। इसी तरीके से एक और आपके मेंबर हुआ करते थे के मुंशी साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये भी मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपका जो प्रियम्बल है भारत के संविधान का, वो सिर्फ एक प्रस्तावना नहीं है, वो भाई हमारी पूरी की पूरी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने बना के तैयार की है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया था। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, हमारी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसका एक तरीके का ये हॉरोस्कोप है, एक तरीके से उसका ये राशिफल है। इसमें देखकर ये एक तरीके से उसकी जन्मपत्री की तरह है। हम लोगों ने क्या अपना विजन रखा है, किन बातों को ध्यान में रखकर ये जो हमारा अभी अभी नई नई डेमोक्रेसी बनकर तैयार हुई है, 1949-1950 की बात कर रहा हूं मैं, उसके कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं कि अभी अभी जो डेमोक्रेसी बनकर तैयार हुई है, इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या हमारा विजन है, और आगे भी भारत देश जो भी बनके तैयार होगा, कि हम लोगों ने तरक्की करी है, नहीं करी है, हम लोगों ने तरक्की करी है तो कितनी तरक्की करी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात है, हमारी तरक्की को हमारे प्रियम्बल में जो बातें लिखी हैं उसके साथ में आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक अंदाजा मिल जाएगा। तो हमारा जो प्रियम्बल है हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, सिर्फ हमारा जो प्रियम्बल है वो सिर्फ हमारे संविधान की प्रस्तावना भर नहीं है, वो हमारे सोवरेन यानी कि संप्रभु डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप है, जनपत्री है, इससे इसका राशिफल है। आपको इसको देखकर समझ में आ जाएगा कि हम किस तरफ जो है अपने देश को लेकर जाना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। और कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आज 75 साल बाद अगर हम अपने देश के जो हमारी आज़ादियां हैं, जिस तरीके के राइट्स हम एंजॉय करते हैं, जिस तरीके की हमें बोलने की और 50 तरीके की फ्रीडम्स मिली हुई हैं, और हमारा जो प्रियम्बल में विजन लिखा हुआ है, कंपेयर करना तो समझ में आता है कि नो डाउट अबाउट दैट कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं देश उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, मगर सफर या जर्नी जो है वो बहुत खूबसूरती से जारी है। पंडित ठाकुर दास भार्गव करके एक और मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने भी इस चीज को अपने शब्दों में दूसरे तरह से डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि द प्रियम्बल इज मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक विथ विच वी कैन अश्योर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से जो है इसको यहाँ पे क्रमबद्ध किया है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो संविधान की सिर्फ प्रस्तावना भर नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि संविधान का सिर्फ एक इंडेक्स भर है और एक पन्ने से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रियम्बल जो है हमारा, वो हमारे संविधान का सबसे प्रेशियस पार्ट है, इनका कहना यह था। पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब का कहना यह था कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रेशियस पार्ट है। वजह, पहली चीज तो यह कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। इसको पढ़कर आपको समझ में आता है कि हमारे संविधान में क्या है, और अगर वो है तो वो क्यों है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि ये हमारे संविधान की कुंजी है या फिर एक की है, इसकी मदद से इसको पढ़कर आप हमारे संविधान में क्या है उसको जान सकते हैं। या फिर अगर आप हमारे संविधान पढ़ते पढ़ते ये सवाल पूछें कि यार यही क्यों प्रावधान डाले गए हैं, इसकी जगह कोई दूसरे प्रावधान क्यों नहीं डालेगा, इस चीज में ऐसा ही क्यों किया गया है, इन सारे सवालों के जवाब आपको प्रियम्बल पढ़कर मिल जाएंगे। तो आपको संविधान का ताला अगर खोलना है, लॉजिक्स का ताला जिनके बेसिस पर आपका प्रावधान डाले गए हैं अलग अलग तरीके के, तो वो लॉजिक्स के ताले की चाबी जो है वो आपका प्रियम्बल हो जाती है। तीसरा इन्होंने बोला था इट इज अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये हमारे संविधान का ज्वेल सेट है, यानी कि आपका जो जेवर वगैरह होते हैं, एक तरीके से जो आपका जो हार वगैरह होता है ज्वेल वगैरह का, जो बहुत महंगा होता है, बहुत कीमती होता है, उस तरीके उतनी इंपॉर्टेंस है, उतनी वैल्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखता है। एंड ये एक प्रॉपर यार्डस्टिक है, ये एक प्रॉपर पैमाना है जिसकी मदद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को और उसकी इंपॉर्टेंस को मेजर किया जा सकता है। एक और आपके दार्शनिक हुए थे, ये आपके डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इनका नाम था सर अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने भी जो है जब हमारे पूरे संविधान को पढ़ा और जब पूरा संविधान बन गया उसके बाद में लागू हुआ, तो अल्टीमेटली बैठ के इन्होंने फिर पूरे संविधान को पढ़ा था। और उसके बाद में ये भी जो थे इसके
के साथ में आपकी जो प्रियम्बल था इसको लेकर काफी इंप्रेस हुए थे और उन्होंने हमारे प्रियम्बल के बारे में काफी अच्छी बातें लिखी हैं। एक बड़ा ग्लोइंग सा ट्रिब्यूट उन्होंने दिया था। इनका कहना यह था कि भारत के संविधान का जो की नोट है, भारत के संविधान को अगर समझना है तो एक पन्ना पढ़कर समझा जा सकता है, वो है उसकी प्रियम्बल। एंड साथ ही साथ फिर उन्होंने ये इतना ज्यादा मतलब आपके प्रियम्बल के टेक्स्ट वगैरह से प्रभावित हुए थे, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखी हुई बातों से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, काफी फेमस किताब है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। 1951 में ये किताब छपकर शाया हुई थी या छपकर पब्लिश होकर आपके जनता के सामने आई थी। उसमें इन्होंने बकायदा जो ओपनिंग आपकी की है अपनी किताब की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की, उसमें भारत के संविधान के प्रियम्बल का जिक्र किया है और उसको डिस्कस किया है और उसके अनुसार जो है समझाया है कि क्यों ये प्रियम्बल इतना रेलेवेंट है या इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़, हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए थे, एम हिदायतुल्लाह साहब इनका नाम था। इन्होंने अब हमारी प्रियम्बल के बारे में क्या कहा था वो भी हम लोग देखेंगे कि हिदायतुल्लाह साहब ने प्रियम्बल के बारे में ये कहा था कि प्रियम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसको रिजेंबल करती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसको रिजेंबल करती है। जिन लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अमेरिका की जब 13 कॉलोनीज वगैरह इकट्ठी होकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रही थी तो अल्टीमेटली उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन जो है सबने घोषित किया था कि हम लोग जो हैं इंग्लैंड से अपनी इंडिपेंडेंस की या फिर अपनी आज़ादी की आज घोषणा वगैरह करते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत रिवॉल्यूशनरी कदम माना गया था। उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो अभी हम उसमें नहीं जाते। तो उनका कहना यह है हिदायतुल्लाह साहब का कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था, लगभग कुछ उसी तरीके से भारत का प्रियम्बल भी है, या फिर भारत का प्रियम्बल काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है। जैसे हम लोगों के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हम ये कसम खाते हैं कि हम अपने देश में सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और वो सब लेकर आएंगे। उसके बाद वो पूरा लंबा चौड़ा जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का। इसी तरह से इन लोगों का जब इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन का टेक्स्ट था तो वो था कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका, हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग जो है अब अंग्रेजों के अंडर नहीं रहेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो उसी लॉजिक के बेसिस पर हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था कि भारत का जो प्रियम्बल है वो काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंस या आजादी का जो डिक्लेरेशन था ब्रिटिश रूल के खिलाफ या अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, लगभग उससे मैच करता है। मगर ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन भर नहीं है, हमारा प्रियम्बल एक डिक्लेरेशन भर नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है तो उस पे हिदायतुल्लाह साहब कहते हैं इट इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की आत्मा है, विच लेज द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी, और ये हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके की रहने वाली है उसका सिस्टम या फिर उसका पैटर्न जो है सेटअप करती है। आगे ये कहते हैं इट कंटेन्स अ सोलेम रिजॉल्व, इसमें एक तरीके से एक प्रण है या फिर एक कसम है या फिर एक निश्चय है, जो एक बहुत दृढ़ निश्चय जो है वो उस दृढ़ निश्चय की आपको परछाई जो है या फिर उस दृढ़ निश्चय का जो रिफ्लेक्शन है आपको प्रियम्बल में देखने के लिए मिलता है। इट कंटेन्स अ सोलेम रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रिवॉल्यूशन कैन अल्टर, जिसको आप कोई और चीज चेंज नहीं कर सकती सिवाय एक बहुत बड़ी क्रांति के। यानी कि भारत में प्रियम्बल में जो बातें लिखी गई हैं, जिन बातों के बेसिस पर संविधान बनाया गया है, वो एक तरीके से लोकतंत्र के प्रति हमारे एक दृढ़ निश्चय को जो है दर्शाता है। और ये व्यवस्था जो इस पर्टिकुलर जो संविधान के तहत स्थापित होगी, जिसके बारे में आपको प्रियम्बल में पढ़ने को मिलता है, इसको आप कोई बहुत बड़ी क्रांति ही बदल सकती है, नहीं तो अब ये लोकतंत्र या ये जो जनतंत्र है इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई बदल पाएगा नहीं। ये जो बात है एम हिदायतुल्लाह साहब ने कही थी। तो यहां से हम लोगों को कुल मिलाकर जो एक बात समझ में आती है कि भारत का जो इतना क्रांतिकारी किस्म का आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इतना पाथ ब्रेकिंग किस्म का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार किया गया है, उसकी प्रियम्बल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भर नहीं है या फिर सिर्फ इसलिए कि यार कुछ ना कुछ आपको शुरुआत में डालना था तो आपने लिख दिया, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे संविधान को लिखने के बाद में प्रियम्बल को लिखकर जो है उसमें ऐड किया गया था। एंड इसमें इसको इतना ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन के बाद में लिखा गया था, और इसमें वो जो डिबेट एंड डिस्कशन है वो दिखता है, क्योंकि इतना दुनिया का सबसे बड़ा संविधान आपने लिखकर तैयार किया हो और उस पर फिर चमत्कार ऐसा कि एक पन्ना या फिर एक आपका प्रियम्बल का जो आपका स्टेटमेंट है वो पढ़कर आपको समझ में आ जाए कि संविधान के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है या प्रावधान को क्या प्रावधान जो है इसमें डाले गए होंगे बिना संविधान को पढ़े, ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। मगर यहां से फिर अपने को यह भी समझ में आता है कि प्रियम्बल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए जो है मायने रखती है। तो हम लोगों ने ये सारी की सारी बातचीत जो कर
इसमें खत्म करी है, इससे कुल मिलाकर हमें 3-4 बड़ी बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली चीज तो यह कि भारत का संविधान जो है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि इसमें क्या एसेंस है, इसमें क्या रस है, इसकी क्या प्रकृति है, ये किन लॉजिक्स के बेसिस पे, किन आइडियोलॉजीज के बेसिस पे काम करता है, प्रियम्बल भर पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस लेवल पर जो फंडामेंटल वैल्यूज और बेसिक फिलॉसफी हैं जिनके आधार पर या जिनको ध्यान में रखकर संविधान लिखा गया है, वो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह कि आपको हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने वाले आपके जो फादर्स थे, या फिर आपका जो संविधान बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, उनका जो विजन था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो चीज जो है यहां से क्लियर हो जाती है। अब कई सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में अपनी राय रखी, ये इसलिए शामिल की गई है या इसको इसलिए पढ़ाया गया ताकि जिन लोगों ने संविधान बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था उनके क्या विचार थे वो आपको समझ में आए। अब अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, तो इनका क्या विजन है। अब क्योंकि ये बनाने वाले थे, ये संविधान सभा में के सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका भी एक योगदान था, इसलिए इनका विजन समझना जरूरी था। इसी तरह और भी कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो काफी इन्फ्लुएंशियल रहे थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उनके व्यूज को समझना जरूरी था। तो इसलिए हम लोगों ने फिर के मुंशी साहब के व्यूज को समझा। इनके व्यूज को शामिल करने की एक वजह यह भी थी कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनाने की प्रक्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो इन लोगों ने बैठकर, अब क्योंकि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, तो ये आदमी जो है अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाकी दूसरों के कंपैरिजन में। वजह क्या है, बाकायदा इस इंसान का ड्राफ्टिंग में जो है रोल था, तो कहीं ना कहीं जो संविधान है उसकी जो भाषा है, भाषा शैली है, जो शब्द हैं, जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ही इज वन ऑफ द मैन हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। तो इसलिए इनके विचार या इनके विजन को भी शामिल किया गया। पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब जो हैं, इनके विजन को इसलिए शामिल किया गया या इन्होंने जो थॉट प्रोसेस दी थी उसको इसलिए देखा गया क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरती से, बहुत प्रिसाइज तरीके से पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में आपके प्रियम्बल का क्या विजन है उसको बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर दिया, बता दिया कि संविधान की आत्मा जो है इस पर्टिकुलर आपके प्रियम्बल में बसती है। भारत के संविधान को समझने की जो की है वो इसमें बसती है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बढ़िया पैमाना है, एक बहुत बढ़िया यार्डस्टिक है जिसकी मदद से पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्थ को मेजर किया जा सकता है। तो ये 3 लोगों को शामिल करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो लोगों का संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया में हिस्सा रहा है, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में एक रोल अदा किया था, वो प्रियम्बल के बारे में क्या सोचते हैं वो आप लोगों को समझ में आए। अब उसके बाद में आते हैं वो लोग जिन्होंने संविधान बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। जब अल्टीमेटली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, उसके बाद में फिर उन लोगों ने क्या विचार अपने रखे, उसको देखकर उनके क्या व्यूज थे, क्या विजन थे, उस चीज को समझने के लिए, उस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए फिर दूसरे लोगों की जो विचार थे या ऑब्जेक्टिव थे उसके बाद उसको जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। अब सर अर्नेस्ट बार्कर साहब जो थे, इन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके बैठे थे, ना उसकी सदस्यता थी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पार्ट थे। जब संविधान निकल कर आया तो अल्टीमेटली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका निकल कर आया है, इन्होंने तो बेसिकली उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को कंज्यूम करना था। जब पूरा संविधान बन गया और जब सामने वाले ने बैठकर उसको पढ़ा और उसके बाद अगर वो प्रियम्बल के बारे में अच्छी बातें कह रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से और इस पूरे प्रियम्बल को या इस संविधान को जहां लागू किया जा रहा है उस देश से, उसके बाद में भी अगर वो इस तरीके के विचार रखता है, अपनी खुद की किताब की शुरुआत अगर वो इस प्रियम्बल के साथ में या इसके डिस्कशन या इसके जिक्र के साथ में करता है, तो इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि जिन लोगों ने संविधान को लिखा, जिन लोगों ने इस प्रियम्बल को लिखा, भाई उनके विजन में दम तो था। यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि जो 3 लोग थे, आप चाहे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब की बात कर लें, के एम मुंशी साहब की बात कर लें, पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब की बात कर लें, आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये लोग संविधान बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे तो भाई ये लोग हो सकता है बायस्ड हो सकता है इनका एक आपका एक पक्षपात पूर्ण रवैया रहा और इसलिए इन्होंने अच्छी अच्छी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के सदस्य होने के नाते आपकी प्रियम्बल या फिर संविधान के बारे में करी है। मगर आप ये बात इनके बारे में तो नहीं कह सकते ना कि सर अर्नेस्ट बार्कर साहब जो थे ये तो क्योंकि अल्टीमेटली पूरा जब बनकर आ गया उसके बाद में इन्होंने देखा और उसके बाद में इन्होंने जो है जिक्र किया है उसके बारे में जो भी कहा है। 1 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि जो की नोट है और इतनी अच्छी बात जो कही है, हो सकता है अपने किसी हिंदुस्तानी दोस्त को या किसी हिंदुस्तानी मजमे में या महफिल में बुलाए गए होंगे, वहां पे खुश करने के लिए कह दी होगी। मगर अगर अपनी किताब में जिक्र कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल्स का, तब फिर इसका मतलब यह है कि ही मेंट बिजनेस। ये जो कह रहे थे ही रियली मेंट दैट, एंड इनका ये मानना था, इनका ये विचार था, ये प्रभावित थे प्रियम्बल के बारे में इस रिस्पेक्ट में कि वो मानते थे कि ये पूरे के पूरे संविधान का की नोट है। अब
एम हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, इनका जो विजन है, या एम हिदायतुल्लाह साहब ने जो बात आपका प्रियम्बल के बारे में कही, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमारे भारत के चीफ जस्टिस थे और ये आजादी के बाद जो है आपके चीफ जस्टिस बने। यानी कि संविधान लागू हो चुका है, संविधान का पालन किया जा रहा है, संविधान के अनुसार देश को चलाया जा रहा है। अब आपके प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं, जिसके अनुसार संविधान लिखा गया है, वो बात अब लागू हो गई है और सोसाइटी में उसका प्रभाव दिखने लगा है। तो 47 आपका 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ तो उसके 60s 70s 80s आते आते 20-30 सालों में अब क्या प्रभाव आपको देखने को मिला है संविधान का समाज के ऊपर। अच्छा सा प्रभाव देखने को मिला है, बुरा प्रभाव देखने को मिला है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारे रिजल्ट्स अब निकल कर जो है थोड़े थोड़े बाहर आना शुरू हो गए थे। और उसके बाद में एक ऐसा व्यक्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के बैठा हुआ है, जिसका काम ही यह है कि आपके जो केसेस वगैरह आ रहे हैं उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन का बार बार इंटरप्रिटेशन करना, प्रियम्बल को देखना और बाकी सारे प्रावधानों को देखना। अगर उनका ये कहना है या उनका ये विजन है कि भाई हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन से मिलता जुलता तो है, मगर ये उससे बहुत ज्यादा है, ये भारत के संविधान की आत्मा है। अगर कोई इंसान ये बात बोल रहा है जिसका प्रोफेशन ही है कि उसको बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना है कई सारे केसेस में, इफ द मैन इज सेइंग दिस थिंग, ये भारत के संविधान की आत्मा है और इसने आपका पूरा का पूरा पॉलिटिकल सोसाइटी के पैटर्न्स को स्टैब्लिश किया है, तो कहीं ना कहीं एक बात बताता है कि इस प्रियम्बल में दम तो था, इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी दम था और तभी जो है टिका हुआ है। और उसके बाद में फिर ये लाइन कहना कि इसने ये कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भारत को जैसा बनाना चाहते थे, जैसा देखना चाहते थे, उसका जो दृढ़ निश्चय आपको प्रियम्बल से देखकर मिलता है, वो उसकी दृढ़ता का भी सबूत इतना ज्यादा, मतलब वो कितना दृढ़ है आपको उस बात का भी सबूत प्रियम्बल पढ़कर समझ में आता है। क्योंकि हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था कि अब एकदम एक ऑल एंड आउट रिवॉल्यूशन हो जाए 1917 रशियन रिवॉल्यूशन जैसा या फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा, तभी इस तरीके के संविधान या प्रियम्बल को बदला जा सकता है, अन्यथा इसे बदला नहीं जा पाएगा, इसी के अनुसार देश को चलना है। तो इससे यह भी समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान की मदद से लोकतंत्र या डेमोक्रेसी की जड़ें कितना अंदर तक हिंदुस्तान की सोसाइटी में जो है गाड़ी हैं या कितना अंदर तक जो है उनको फैलाया है, जिसके चलते आज लोकतंत्र हमारे खून में बहता है। और कहीं ना कहीं इसी बात का रिफ्लेक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल में अलग अलग कालखंड में, अलग अलग वक्त में, अलग अलग रोल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में जो लोग हुए थे उनकी बात से, उनकी विजन से हमको समझ में आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने प्रियम्बल का क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बातचीत कर ख़त्म करी है। हम लोगों ने बेसिकली इसको तीन अलग कैटेगरी के लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा। एक वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रक्रिया में शामिल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर का क्या विजन था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आपके जो मेंबर्स वगैरह थे उनका क्या इसके बारे में विजन था। उसके बाद में एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस पूरी की पूरी प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था, उनका क्या इसके बारे में विजन था। और तीसरे फिर हमारे चीफ जस्टिस जो रहे थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस, जिन्होंने अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को किया है और संविधान लागू होने के कई साल बाद जो हैं वो उसके इफेक्ट्स वगैरह को देख रहे थे, समझ रहे थे, उनका क्या विजन था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, उनका क्या तर्क था, उनकी क्या राय थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। नेक्स्ट अब अपना जो सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि ये डिबेट काफ़ी उठा था। भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद में इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस गया है कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है या नहीं है। इसको लेके काफ़ी बहस और मुबाहिसा हुआ था, तो हम लोग इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में बातचीत करेंगे और इसके जवाब को जो है आपका जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है उसमें तलाशेंगे। मगर वो सारी बातें नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि हम लोग कभी आपसे ये नहीं बोलते कि हमारा ये कोर्स खरीद लीजिए और इसकी सिर्फ इतनी कीमत है या ये है वो है। उसके आगे हम आपसे ये कभी नहीं बोलते कि उसमें आप ये कूपन कोड लगा दीजिएगा तो उससे आपकी फीस इतनी कम हो जाएगी तो फिर आपको सिर्फ इतने इतने रुपए देना पड़ेंगे। हम आपसे ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा का सारा आपका क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% फ्री है। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं और जब तक चाहें जितना चाहें पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपके लिए एक्सेसिबल है, इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये कंटेंट एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। या तो आप हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उस पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर
जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से आप ये सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का कंटेंट ही नहीं, आपको यहाँ पर इसके अलावा और भी काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे सीबीएसई क्लास 1 से लेके, इनफैक्ट किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपके जितनी भी क्लासेस हैं, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके कोर्सेज वगैरह हैं, सारा का सारा कंटेंट आपको उसका भी यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलता है, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो। इसके अलावा आपके जो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, वगैरह वगैरह, इन सारे बोर्ड्स वगैरह का कंटेंट भी आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलता है। इसके बाद में आप अगर एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, और वेरियस अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी और दूसरे एग्जाम्स वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, सबका कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलता है। तो जैसे आपको ठीक लगे, जो आपकी सुविधा हो, जैसा जो आपको सुलभ लगे, आप उस पर्टिकुलर माध्यम से, वेबसाइट की मदद से, यूट्यूब चैनल की मदद से, या फिर ऐप की मदद से आप एक कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं, टैबलेट पर भी देख सकते हैं, लैपटॉप पर भी देख सकते हैं, पीसी पर भी देख सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप इसका उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, जितना हो सके आप उससे उतना ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इस कंटेंट की मदद से एज देने की कोशिश करें, और तरक्की के पथ पर आगे चलते चले जाएं। दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि भाई जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको इस कंटेंट की ज़रूरत है और वो अनभिज्ञ हैं, इनको पता नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, तो उन तक भी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। और ज्ञान को शेयर करने की जो ये अलग हमने जलाई है, जो ये हमने मूवमेंट चलाया है, इसमें आप भी अपना योगदान करें, खुद भी आगे बढ़ें, दूसरों की तरक्की में भी मदद करें, और सबसे बड़ी बात, जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।